अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रेफरेंस रिलेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने ये पहला पार्ट भी कर दिया था, कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस रिलेशन, और फिर सोल्यूशन भी उसका कर लिया था। उसके बाद हमने होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन को किया और आज हम नॉन होमोजीनियस को साथ लेके चलेंगे और थोड़ा सा होमोजीनियस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये ऑलरेडी किया हुआ, इसलिए ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जो आपके सामने एग्जांपल नजर आ रही है कि ए एन दिया हुआ है और आपने ए टू ए थ्री मालूम करना है। इसका मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज का बताता चलूँ ताकि वो भी साथ साथ हो जाए। अभी आपके पास जो इसकी एक्सरसाइज है 5.1, अब इसमें फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द रेफरेंस रिलेशन द इनिशियल कंडीशन। अब ए एन दिया हुआ है आपके पास और आपने एन आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये एक कंडीशन दी कि ए नॉट इज इक्वल टू -1। तो आपने पहली सिक्स टर्म में मालूम करनी है। साहब दर एक तो आपके पास है ना यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यही यहाँ पे मैंने आपको करवाया हुआ है कि ये रिलेशन है। तो इसमें उसने A2 और A3 का हुआ है, A0 और A1 उसने दिया हुआ है। तो A2 के लिए जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 0 हो जाता है, ये देखें। और जब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो ये 3 और ये 2 और ये 1 हो जाते हैं। अब आपके जो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन है 1, उसमें आपके पास ये कितने पार्ट दिए हुए हैं, तमाम में आपने यही काम करना है। तमाम पार्ट का आपने क्या करना है, फर्स्ट सिक्स टर्म मालूम करनी है अंडर द कंडीशन ए नॉट इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ए नॉट और A1 दोनों दिए हुए हैं, तो ये कंडीशन आपको बताएगा। तो आपने नेक्स्ट जो है ना वो एन की वैल्यू पुट करते जाना है और ये पहले सिक्स टर्म में निकाल लेंगे। देखो नीचे सॉल्व भी होगा, मैंने भी आपको वहाँ पे दिखा दिया। पहले n1 पुट किया तो ये A1 इज इक्वल -2 A0 बना और A0 की वैल्यू आपने पुट कर दी। फिर n2 पुट किया तो A2 इज इक्वल टू -2 A1, और फिर आपने A1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे निकाल ली। फिर n3 पुट किया तो ये बन गया A3 -2 A2, और A2 की जो प्रीवियस वैल्यू आपने निकाली वो पुट कर दें। इस तरह A4 A5, तो ये आप सिक्स टर्म जो है ना मालूम कर सकते हैं। आपको दी हुई, आपने 5 तक जाना है। तो ये पहले क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह ये आप किए, ठीक हो गया। फिर आगे ये रेफरेंस रिलेशन दिया गया और ये चेक करना है कि ये जो तीन पार्ट है ना, कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा गालबन वो यही होगा, show that the sequence is the solution of the recurrence condition this। पहला पार्ट है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। दूसरा ये बी पार्ट है, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये वाला मैंने आपको तरीका बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आप किस तरह चेक करेंगे इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए इसी तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व करना है। वही सेम रिप्लेस करने के बाद आपने चेक करना है कि ये वही जवाब आ गए तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन है। अगर ये वो जवाब नहीं आ रहा तो हम कहेंगे इसका ये सोल्यूशन नहीं है। और इसको मैं अब तफसील से नहीं कराने लगा क्योंकि पहले मैंने करवाया हुआ। फिर आ गया ये फाइंड द डिग्री एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। ये डिग्री मालूम करनी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट डिग्री के लिए लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन किया था
कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट्स और मिनिमम सबस्क्रिप्ट्स। मैक्सिमम यहाँ पे n आ रहा है, मिनिमम n-3 आ रहा है। तो n-3 जब करेंगे तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इसका डिग्री आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। स्टूडेंट इसकी डिग्री आपके पास कितनी है, 3 है। ये डिग्री मालूम करने का तरीका है। यहाँ पे देख लें ये n-7 है ना, ये n है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगी। अब वो साथ कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करो। तो स्टूडेंट n आपके पास 3 आ गया ना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। A0 मतलब कांस्टेंट ही है वो। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें कि आप इसके थर्ड डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट्स है, ठीक है, वो आपके पास r³ आएगा, माइनस इसको इधर ले जाते हैं, माइनस r² आएगा, और -2, और ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये A0 हो जाता है ना, ये 0 हो जाता है। तो ये आपने रिप्लेस करना है r की वैल्यू। दोबारा सुन लें, ये लिखा हुआ है ना इसमें, आपको इस फॉर्म में आपने लिख दिया है, एक तरफ लेके इक्वल टू 0 कर दिए, और ये होमोजीनियस फॉर्म बन जाती है। ये भी आप लास्ट टाइम हमने किया था जब इक्वल टू 0 करते हैं। तो अब आपने ये मैक्सिमम डिग्री है, उसके बाद नीचे ही है, उसके बाद ये, तो ये थर्ड डिग्री है ना, जिस तरह थर्ड डिग्री इक्वेशन होती है, सेकंड हो तो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, फर्स्ट हो तो लीनियर इक्वेशन होती है। तो जो आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी, आपने मैक्सिमम से शुरू करना, r³ r², और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब इसमें आप सोचेंगे कि r किधर गया, r इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे n-2 नहीं है। अगर n-2 होता तो फिर वो r से रिप्लेस होता, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इसकी डिग्री 3 आ रही है, तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डिग्री तो आपके पास 7 आ गई है, तो डिग्री का तरीका आपको बता दिया। अब इसको आपने इक्वल टू 0 कर लेना है। अब ये देखना, डिग्री 7 है इसकी, ये देखें यहाँ पे 7 आ गया, n7 है ना, 7 आ गया, यहाँ पे n5 आ रहा है ना, तो ये r5 आ जाएगा। यहाँ पे n वैल्यू पुट करें 3 आ रहा है ना, तो ये क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो r7 -4r5 -5r³ -9। तो जो आपने n की वैल्यू निकाली, डिग्री जो मैक्सिमम, सॉरी जो मैक्सिमम डिग्री निकाली है, वो या A7 की सेंस में आ रहा है, A5 की सेंस में आ रहा है, A3 की सेंस में आ रहा है, A0 की सेंस में आ रहा है। जब रिप्लेस करेंगे तो r7 r5 r3 और कांस्टेंट। तो ये है स्टूडेंट इसकी डिग्री और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करना। और ये जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये है कि हमारे पास लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन, और ये फॉर्म लिखी है मैंने कल, इसको एक्सप्लेन कर, आप ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे मैं चलता जाऊंगा। तो ये n-2 है सेकंड डिग्री है, n-3 है थर्ड डिग्री है। डिग्री निकालने का आपको तरीका मैंने बता दिया। और अगर ये 0 के बराबर हो ये इक्वेशन तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। अगर ये नॉन जीरो हो तो उसको हम जो है ना वो नॉन होमोजेनियस कहते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए, होमोजीनियस फॉर्म होगी और नॉन होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस को हमने लास्ट टाइम किया था, और होमोजीनियस के लिए स्टूडेंट ये रूल लिखे हुए थे, मैं उनको रिपीट करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, कि ये जो स्टेप हैं, जब तक ये स्टेप आपको याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे, आपको इसका जो है ना वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहले नंबर पे डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है, हमने डिग्री फाइंड कर ली, हमें तरीका आ गया डिग्री फाइंड करने का। फिर उसको आपने जो रिलेशन दिया हुआ उसको डिसेंडर के ऑर्डर में लिख के 40 को 0 करना है, ये भी हमने अभी जो देखा उसमें। फिर उसके बाद आपने रिप्लेस an बाई लेटर r, फिर आपने r से रिप्लेस करना है, और
विद हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, तो आपको पता लग जाएगा डिग्री से कि वो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो थर्ड डिग्री बन रही है, सेकंड डिग्री बन रही है, या वो लीनियर बन रही है। तो वो जो आर वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी, उसको एक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं या उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे आपने ये बना लेनी है। अब चौथे नंबर पे वो जो इक्वेशन आपके पास बनी है उसको हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन आपको साफ जरा सॉल्व करना आता है, लीनियर को सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, थर्ड डिग्री को सॉल्व करना आता है। तो फोर्थ स्टेप पे आप क्या होगा, उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये कुछ पॉइंट है कि वो आपके पास जो रूट्स निकलेंगे वो रिपीटेड होंगे या ना रिपीटेड होंगे। ना रिपीटेड का मतलब सारे रूट मुख्तलिफ आ रहे हैं, उनकी वैल्यू जो आ रही है R1 R2 R3 की मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है, उसको कहते हैं नॉन रिपीटेड। अगर सेम आ रही है तो वो रिपीटेड होंगे। तो वो जो आपके पास रूट्स निकले अगर वो नॉन रिपीटेड है तो उस सूरत में उसका जो सोल्यूशन होगा वो स्टूडेंट ये वाला होगा। जब आपने याद रखना है, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। लास्ट टाइम आपने देखा था, तो ये जब तक आप देखो ना आपको ये सोल्यूशन ही याद नहीं है तो आप यहाँ पे आगे रुक जाएंगे। अब आप आगे क्या करूंगा, तो ये सॉल्विंग स्टेप हैं, जब तक आपको ये याद नहीं होगा उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो K1 R1 की पावर n, K2 R2 की पावर n, ये R1 R2 R3 अब जो रूट निकले और K कांस्टेंट जो हम मालूम करेंगे। और देखो अगर हमारे पास सेकंड डिग्री है तो हम यहाँ तक ही जाएंगे ना, थर्ड डिग्री तो यहाँ तक जाएंगे, फोर्थ डिग्री यहाँ जाएंगे, K डिग्री यहाँ तक जाएंगे। अगर लीनियर है फिर ये स्टेप भी होगा आपको, यहाँ तक ही लिखेंगे। तो उसके बाद अगर स्टूडेंट आपके पास रूट आ जाते हैं रिपीटेड, एनी टू रूट्स आर रिपीटेड, सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ मैं, जो R1 सेम रूट आ गया ना, उस सूरत में इक्वेशन क्या बनेगी, K1 प्लस n K2 R1 की पावर n, ये पहला स्टेप है। फिर K3 R2 की पावर n, फिर अप टू सो ऑन n तक। ये जब दो रूट सेम है, अब अगर तीन रूट सेम आ जाए तो आपने उसको इस तरह कंबाइन करना है, K1 प्लस n K2 प्लस n स्केयर K3 R1 की पावर n। फिर K3 तक तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं ना, तो K4 R2 की पावर n अप टू सो ऑन। और अगर फर्ज करो ये फोर रूट्स बराबर आते हैं तो ये एक स्टेप आगे चला जाता है, ये n स्केयर n फिर आगे n क्यूब आ जाता है। बहरहाल ये 3 तक की काफ़ी है। तो क्योंकि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे आपके पास रूट्स निकलेंगे, रूट्स किस तरह के होंगे उससे आपने डिसाइड करने हैं कि सोल्यूशन ये वाला होगा, सोल्यूशन ये वाला होगा, या सोल्यूशन ये वाला होगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, मैंने इसको दोबारा कर दिया। अब ये क्वेश्चन भी है जो मैंने एग्जांपल आपको सॉल्व कराई थी कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रेकंसिलिएशन an is equal to 6, an minus 1 minus 9, an minus 2 with initial condition की दी। पहले डिग्री मालूम करें, फिर इक्वेशन को 0 के बराबर रखें, फिर उसके बाद करेक्टर से इक्वेशन बनाएं, फिर उसके रूट, और ये रूट रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने के लिए आपने वो रिपीट वाली फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद के मालूम करने के लिए ये कंडीशन आपने यूज़ करनी है, और उसको सॉल्व करके आपने के मालूम करने में। अब इस पर इतना मैं टाइम ज़ाया नहीं करने लगा क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास ये थर्ड डिग्री आ रही है, और थर्ड डिग्री में आपने इसको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं ये स्टूडेंट हम लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। तो ये इसकी फॉर्म है ए एन सी ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन जो है ना ये फंक्शन है नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो इसके अलावा ये वाली फॉर्म है इसको एसोसिएटेड होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एफ ऑफ एन है ना ये होमोजीनियस में ये जीरो होता है, और नॉन होमोजीनियस में ये नॉट इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस में ये जीरो होता है और नॉन होमोजीनियस में ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया इसकी फॉर्म। अब वही आ गया वर्किंग रूल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। पहले हमने होमोजीनियस का वर्किंग रूल किया था ना, अब आते हैं नॉन होमोजीनियस का वर्किंग रूल।
कि आप नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके भी स्टेप हैं। तो उसका जो स्टूडेंट आपके पास पहला स्टेप है वो है find the solution of homogeneous part. This solution is denoted by A and H. H for homogeneous. तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका सबसे पहले आपने होमोजीनियस पार्ट लेना है और होमोजीनियस पार्ट का आपने सोल्यूशन मालूम करना है जिस तरह आप करते हैं, और उस सोल्यूशन को हम ए एंड एच कहें। अब देखो ना, ये अगर आप ध्यान करो, अगर ये खत्म कर दो तो ये होमोजीनियस नहीं बन जाता। तो अब आप होमोजीनियस पार्ट, ये वाला होमोजीनियस पार्ट लेके उसको पहले सॉल्व करेंगे, और ये भी जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह होमोजीनियस को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने उसमें से होमोजीनियस पार्ट को लेना और उसको सॉल्व करना। और होमोजीनियस का हमने पहले क्वेश्चन किया भी था, इसलिए इसका जो पहला पार्ट है वो पिछला जो हमने होमोजीनियस का सोल्यूशन किया है वो सेम सारे का सारा उसी तरह। अब दूसरे नंबर पे आपने लिया पर्टिकुलर सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस के लिए। उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं ए एंड बी, बी फॉर पर्टिकुलर, जिसमें अब एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर पे इसके ना नॉन होमोजीनियस में दो ये इसके सोल्यूशन के पार्ट होते हैं, एक होमोजीनियस पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए ये तीन केस हैं। अब आपको ये तीन केस याद रखने पड़ेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको ये तीन केस याद रखने पड़ेंगे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा लगता है। जब एक दो दफा जो क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको खुद ही याद रह जाता है, फिर इतना इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट वो जो एफ ऑफ एन आपके पास ऊपर आ रहा है क्वेश्चन में, उसके मुतल्लिक़ हैं तीन केस। पहला केस कि अगर आपके पास एफ ऑफ एन पॉलिनोमियल हो और डिग्री उसकी एन हो। f of n is polynomial of degree n, that is f of n is equal to p naught p1 n p2 n square up to so on। अब ये पहला केस है। पहले केस में तीन पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3। अगर वो पॉलिनोमियल है तो किस डिग्री की है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की या 4 डिग्री। तो अगर ये अब आप उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे कि होमोजेनियस पार्ट तो हमने कर लिया, अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को करने लगे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करने के लिए तीन केस हैं, और तीन में से जो पहला केस है उसमें एफ ऑफ एन क्या होगा, लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, या वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होगा या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा। ये तो क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा ना फौरन कि वो डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है। अगर वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है उसके लिए इक्वेशन ये बनेगी ए एंड बी बराबर ए प्लस बी एन। अगर वो सेकंड डिग्री है तो ए प्लस बी एन, ये तो होगा ना, प्लस सी एन स्क्वायर। अगर थर्ड डिग्री है तो ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यू। ये भी आपको स्टूडेंट पता ही है कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो उसमें आप क्या लिखते हैं आमतौर पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर उसमें आता है। क्यूब में आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होता है। तो ये सात कांस्टेंट आ रहे हैं ए बी सी डी। तो 4 डिग्री लिखना चाहो तो प्लस आगे एक और स्टेप हो जाएगा। तो ये पहला केस है कि जब आपके पास एफ ऑफ एन लीनियर हो विद 1 डिग्री तो आपने ये इक्वेशन लिखनी है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक हो पॉलिनोमियल तो ये लिखनी है, डिग्री 3 तो आपने ये लिखनी है। ये तो आपने याद रखना, नंबर 1। अब केस 2, अब वो जो एफ ऑफ एन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि ए की पावर एन। अगर स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा उसके लिए दो पॉइंट है। इधर
केस 1 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और केस 2, और जब इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ये केस 1 2 3 ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन करने से ये वो प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में केस 2 में ये दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। If A is the root of the characteristic equation of the homogeneous part with multiplicity m टाइम रिपीटेड, यानी कि m टाइम रिपीट हो गया, तो वो टेक ये पर्टिकुलर सोल्यूशन लेते हैं n की पावर m डॉट a कैपिटल A और स्मॉल a की पावर n, यानी कि आपने जो रूट मालूम किए हैं और उसमें जो रूट आ रहे हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट आ रहे हैं वो अगर रिपीटेड हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास ये फॉर्म बनी। If A is not root of the characteristic equation of the homogeneous part, फिर हम क्या करेंगे, a की पावर n, a कैपिटल A तो स्मॉल a की पावर n, तो ये फॉर्म होगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगी, ये लिखा हुआ है, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। If A is the root of the characteristic equation of the homogeneous part with multiplicity m time repeated to take this, फिलहाल अभी ये याद रख लें, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए होमोजीनियस सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि when f of n is product of the exponential function of n and a polynomial of something। अब ये तीसरे केस में वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल इकट्ठे आ जाए, तो उसकी फॉर्म क्या हो सकती है, एन ए की पावर एन या एन स्क्वायर ए की पावर एन या क्यूब ए की पावर एन। आपको पता नहीं ये थर्ड डिग्री आ रहा है, ये सेकंड डिग्री आ रहा है, ये फर्स्ट डिग्री आ रहा है, तो ये लीनियर और सॉरी पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आ रहे हैं, ये पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आ रहे हैं, ये पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आ रहे हैं। अब अगर ये सूरत हो तो अच्छा, ये केस 3 में भी केस 2 की तरह पॉइंट होंगे। If A is the root of the characteristic equation of the homogeneous with part multiplicity m time repeated, we take n की पावर n डॉट a की पावर n। सिर्फ फर्क इतना है केस 2 और केस 3 में, केस 3 में ये तो वही चीज ही आ गई ना, अलॉन्ग विद अवेलेबल पॉलिनोमियल सम डिग्री, फिर इसके साथ आपने वो पॉलिनोमियल जो आपने ये वाली इसका जो मालूम करना है वो सोल्यूशन साथ आएगा, या ये फर्क है और कुछ नहीं। फिर सेकंड, if A is not root of the characteristic equation of the homogeneous part to take this, ये आपने पहले भी वो केस 2 में पढ़ा है, along with the available polynomial of some degree, यहाँ पे जो polynomial होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट दो पार्ट थे, एक था पर्टिकुलर सोल्यूशन और एक था होमोजेनियस सोल्यूशन, तो दोनों को यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपका आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू ए एन पी और ए एन एच, ये आपका फाइनल जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस तरह आपको ये जनरल फॉर्म है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट एग्जांपल है, सोल्यूशन दिया गया है, रेफरेंस रिलेशन दिया गया है और ये कंडीशन भी साथ बताई हुई है। आप देखिए इसमें ये जो है ना, ये आपके पास एफ ऑफ एन की वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एन, और ये क्या है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो पहले तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जो हमारे पास होमोजेनियस पार्ट है। आप देखें द गिवन रेकंसिलिएशन ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 प्लस 2n, तो here this is non-homogeneous, then we have to find ANH और ANP। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसका जो होमोजेनियस पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, an माइनस 3 an माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हमने ले लिया।
अब देखो होमोजीनियस को सॉल्व करने का जो हमने होमोजीनियस में किया था वो सारे रिपीट होगा कि पहले हम डिग्री मालूम करेंगे, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और इसके आर की वैल्यू सिंपल है, लीनियर है ना, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। और ये क्योंकि इसकी ये फॉर्म बनती है ANH K1.3 अब ये होमोजीनियस वाला जो सोल्यूशन का तरीका बताया हुआ है वो आपके जहन में होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, K1.3 ये हमने होमोजेनियस पार्ट को कर लिया। नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर ए एंड पी, here f of n is a polynomial of डिग्री 1, हमें पता लग गया है कि जो f of n है वो है पॉलिनोमियल है और डिग्री 1 है। जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था ऊपर, पॉलिनोमियल डिग्री 1 या डिग्री 2 या डिग्री 3 या f of n एक्सपोनेंशियल है या क्या है, तो जब डिग्री 1 होगा तो ये फॉर्म है, ये पीछे मैंने बताया भी था कि ए एन पी बराबर ए प्लस बी एन। अब आपने इसमें रिप्लेस करना है एक दफ़ा, क्योंकि ए की n-1 से आपने रिप्लेस करना है इसमें, ये चीज़ निकालने के लिए ना, ये चीज़ निकालने के लिए रिप्लेस करें तो n की जगह n-1 करेंगे तो ये आ जाएगा an-1 a प्लस बी ब्रैकेट में n-1। इसी इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे n-1 कर दें और इसको नंबर 3 कह दें। अब स्टूडेंट आपने ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, 2 में ए एन पी की वैल्यू और ये n-1 पी की वैल्यू आपने ऊपर यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे n-1 की वैल्यू, पी नोटेशन है यानी पर्टिकुलर, उसमें इतना कंफ्यूजन होना कि यहाँ पी क्यों लिखा हुआ। तो जब ये पुट करोगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन, यहाँ पे ए एन की वैल्यू, यहाँ पे n-1 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स की आपने ब्रैकेट खोलनी है, सिंपल है, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ तक आ गई। अब n वाली वैल्यू हमने अलग कर ली है, इधर अलग कर ली, इधर अलग कर ली और कांस्टेंट अलग कर ली। जब हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों साइड पे, तो पहले कांस्टेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे 3a आ रहा है -3b, तो a इज इक्वल टू 3a - 3b। ये उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b। अब कंपेयरिंग द पावर ऑफ n, अब n को कंपेयर करें तो ये आपके पास n का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, इसको कंपेयर किया, अब इसको नंबर मैंने 2 कह दी। फिर आपने 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू निकालनी है, सिंपल कैलकुलेशन, कोई मसला नहीं है। यहाँ से b निकाल लेना ना, b की वैल्यू इधर पुट करना, आपके पास ये आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू मेरे पास निकली है, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू -3/2, और आपने यहाँ पे a और b की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी, एक जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, ये पर्टिकुलर आपके पास सोल्यूशन आ गया। और हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन के दो पार्ट थे, एक होमोजेनियस, एक पर्टिकुलर। अब हमने पर्टिकुलर ये निकाला हुआ है, होमोजेनियस हमने पहले निकाला हुआ था, तो ये आपके पास, इसको नंबर 3 मैंने कह दिया। और 3 और इसको भी हमने कहा हुआ है। फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब आगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है, उसने ये कंडीशन बताई हुई है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब सेकंड पार्ट जिसमें वो A1 उसने दिया हुआ था, तो n की वैल्यू 1 है, तो इसमें आपने पुट करके वहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यू पुट की आपने, n की जगह 1 और A1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट k जो निकलेगा वो 11/6। अब आपका पास ये जो सोल्यूशन है
इसमें जहाँ पे के आ रहा है वहाँ पे उसके की वैल्यू पुट कर दें। ये आपके पास आएगा -3/2 माइनस n प्लस 11/6 डॉट 3 की पावर n। अब हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो यहाँ तक ही था, ये ओके हो गया, लेकिन क्योंकि हमने आगे उसकी वैल्यू मालूम करनी थी k1 की, आगे उसने कंडीशन बताई हुई थी। जब वो कंडीशन बताता है तो फिर हमें ये k1 k2 k3 वगैरह की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है। ओके, तो स्टूडेंट एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एफ ऑफ एन की वैल्यू है और ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बन रही है, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बन रही है। तो गिवन रेकरेंस रिलेशन आपको दिया हुआ है और इसको हम किस में सॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका पार्ट होगा और एक होमोजेनियस होगा। पहले होमोजेनियस को सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस का तरीका आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बल्कि इसका जो होमोजेनियस पार्ट है ऊपर वाले एग्जांपल से रिलेटेड ही है, वो सेम मिलता जुलता ही है। तो अब इस पे मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर पे। तो फ्रेंड उसमें ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ रही है डिग्री 2। अब आपको पता लग भी गया उसकी डिग्री 2 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब डिग्री 2 है तो उस सूरत में पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, a प्लस बी डॉट एन प्लस सी स्केयर एन, सॉरी सी एन स्केयर। अब देखो ना, जिसने वो पीछे जो पॉइंट थे सोल्यूशन के लिए जो जर्नल डिस्कस किए, जिस स्टूडेंट ने ये पॉइंट ना देखे हैं उसको यहाँ पे नहीं पता चलेगा यार ये इधर क्या किस तरह लिख देते हैं या ये किस तरह लिख देते हैं। ये तब पता चलता है जब आपने वो फॉर्म आपके जहन में होगी, तब आपको पता चलेगा। ये सेकंड डिग्री हो गया, रिप्लेस फिर इसी तरह n बाई n माइनस वन, तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है इधर 1 में, तो देखो ये 1 में पुट करने के बाद इसकी ब्रैकेटें प्रूफ अब आपने खोल लेनी है। ब्रैकेटें खोलने के बाद तो लाइक टर्म इकट्ठी कर लें और कांस्टेंट आपने यहाँ से देखने हैं सारे में से कांस्टेंट कौन कौन से आ रहे हैं। और ये -3 है तो ये -2a हो जाएगा, इसको नंबर 1 कह दो। फिर आपने देखना है कि पावर ऑफ एन, एन के लिए सिंपल एन के लिए कौन सी वैल्यू आ रही है और एन स्केयर के लिए कौन सी आ रही है। ये दोनों तरफ कोएफिशिएंट नहीं कंपेयर करते, यहाँ पे इधर एन और यहाँ पे एन, इधर एन स्केयर का कोएफिशिएंट और इधर एन स्केयर का कोएफिशिएंट, इधर कांस्टेंट उधर कांस्टेंट। तो ये आपने स्टूडेंट जो है ना वो कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद अच्छा, कंपेयर करने के बाद आपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके जी स्टूडेंट, तो ये आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करनी है और ये 3 का नाम सुन के परेशान ना हो जाना। यहाँ से सी की वैल्यू निकल रही है और सी की वैल्यू इधर पुट करके बी निकाल लेना और बी और सी की दोनों इधर पुट करके ए निकाल लेना है, इसलिए इतना परेशान नहीं होना। 1 2 3 को सॉल्व करने से आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ रही है और वो ए बी सी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो आपके पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका आ गया। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ए एन पी और ये पर्टिकुलर फॉर्म और ये होमोजेनियस। तो ये पर्टिकुलर भी हमने किया है, होमोजेनियस ऊपर किया था, तो इक्वेशन नंबर ये थर्ड आ गया। और यहाँ पे उसने फिर वो पूछा हुआ है तो A13 तो वो पुट करके आपने इसकी के की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे ठीक हो गया स्टूडेंट। और ये 3 को मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो के की वैल्यू निकाल के आपने वहां पे रख देनी है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देखें ये 7 की पावर n है। अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब इसके फिर वही दो पार्ट, पहले आप होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व कर लें। ये 2 डिग्री का आ रहा है और उसके ये दो रूट्स बनते हैं, और दो रूट सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये तो हो गया होमोजेनियस पार्ट, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, इस पे इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। तो पर्टिकुलर में एफ ऑफ एन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म 7 की पावर एन। तो अब ये जो 7 आ रहा है ना, 7 इज नॉट रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 7 इसका रूट नहीं है, इस क्वेश्चन का रूट नहीं है, 7 इसका रूट नहीं है। अब ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा सुन लें। एफ ऑफ एन फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 7 की पावर एन, और जो 7 है वो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है। और यही चीज मैंने यहाँ पे बात की थी। केस में चलते हैं ये, यानी कि if a is the root of the characteristic equation, if a is not root of the characteristic equation, ये नीचे आ रहा है ना, ऊपर n आ रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी कि 7 की पावर n। तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आपने चेक करनी है कि वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। यहाँ पे a आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, वहां पे 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो वो जो 7 है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो हम ये फॉर्म यूज करेंगे, अगर रूट होता तो हम ये फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा, अब देखें, ये जो ए की पावर एन था ना, वहां पे ये 7 की पावर एन, 7 इसका रूट नहीं है, तो ये फॉर्म आपके पास बनेगी। ठीक है, और रूट जो ये वाले हैं वो रिपीटेड भी नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बनेंगे। अब इसको आपने रिप्लेस करना है n-1 और n-2। ये n माइनस, पहले हम n को n-1 से रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने n को n-1 और n-2 से रिप्लेस करना है। क्यों? कि यहाँ पे हमें n-1 भी दिया हुआ है, n-2 भी दिया हुआ है। तो रिप्लेस करने के बाद an-1 ये फॉर्म बनेगी, an-2 ये फॉर्म बनेगी, और इन दोनों को आपने, बल्कि तीनों को आपने यहाँ पे पुट करना है, इसमें, यहाँ पे इसमें पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है। ये एन की वैल्यू, ये n-1 की वैल्यू, ये n-2 की वैल्यू, ये 7 की पावर n है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ इसके आपने क्या करना है, 7 की पावर n पे डिवाइड कर देना है। ये देखो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 7n, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 7n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर -1 बचेगा, यहाँ पे 7 की पावर -2 बचेगा, और ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वाली वैल्यू आपने ए की जगह रखनी है, और फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा। ये पर्टिकुलर आपने अभी सॉल्व किया है, और होमोजेनियस आपने पहले किया था, तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे गालमन के की वैल्यू नहीं पूछी उसने, इसलिए ये यहाँ तक की है। अगर के की वैल्यू पूछता तो फिर आपने उसके लिए के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये था स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही हो गया आपके पास, जब एफ ऑफ एन पॉलिनोमियल है, और डिग्री 1 2 भी हो गया। और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट भी देखेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह।